हिंदी की पाठशाला अर्थात आनंद की पाठशाला, हृदय की पाठशाला, संधि की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संधि शब्द सामान्यतः समझौते के अर्थ में प्रयुक्त होता है और इतिहास, राजनीति शास्त्र में इस शब्द का प्रभावी प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। संधि व्याकरण का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। संधि माने जुड़ना, संधि माना मिलना, संधि माना दो ध्वनियों के सामीप्य से उत्पन्न विकार। ये संधि हिंदी में अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द रचना की विधि भी है। जब हम हिंदी में संधि की बात करते हैं तो मूलतः वह संस्कृत की परंपरा की संधि होती है। हिंदी का अधिकांश व्याकरण और साहित्य संस्कृत की परंपरा में विकसित हुआ है, उससे प्रभावित है। इसलिए संधि के नियम संस्कृत व्याकरण से लिए गए हैं। संस्कृत संयोगात्मक भाषा है और हिंदी विश्लेषणात्मक भाषा। दोनों भाषाओं की प्रकृति मूलतः भिन्न है, परंतु हिंदी की शब्दावली संस्कृत से विकसित हुई है, संस्कृत से प्राप्त होती है। और जब संस्कृत की शब्दावली को हम ज्यों का त्यों हिंदी में ग्रहण करते हैं तो वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। उसके समान, संस्कृत के समान या मूल भाषा के समान हम उन्हें कह सकते हैं। ऐसे शब्दों में संस्कृत की संधि का प्रभाव बड़ा स्पष्ट होता है। हिंदी की संधि समझने के लिए हमें हिंदी की ध्वनियों को समझना होगा। ध्वनियों को हम वर्ण भी कहते हैं, इसलिए बहुत बार हम कहते हैं कि शब्दों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। वर्णों और ध्वनियों के मेल को समझने के लिए हमें पहले हिंदी वर्णों या ध्वनियों को समझना होगा। हिंदी की ध्वनियाँ या वर्ण मूलतः दो भागों में वर्गीकृत हैं, स्वर और व्यंजन। एक अंश विसर्ग भी कहलाता है। हिंदी की स्वर ध्वनियाँ हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, अ। ये जो अ है इसे स्वर में भी गिना जाता है और हम इसे विसर्ग के रूप में भी जानते हैं। राम, रामः,
पीछे जो यह विसर्ग लग कर के ह की ध्वनि सुनाई पड़ती है, इसका भी शब्द निर्माण में, संधि प्रकरण में इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि जब हम संधि के भेद करते हैं तो हिंदी में संधि के मूलतः 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है और स्वर संधि के भेद हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। स्वर संधि को प्रारंभ करते हुए हम सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं दीर्घ संधि। अभी आपने स्वरों को सुनते हुए ये अनुभव किया होगा कि स्वरों के उच्चारण में 2 प्रकार दिखाई पड़ते हैं। कुछ स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, कुछ में थोड़ा अधिक समय लगता है। अ, आ, ई। तो जिसमें कम समय लग रहा है वे लघु या ह्रस्व कहलाते हैं और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है वे दीर्घ कहलाते हैं। स्वर हिंदी की वे ध्वनियाँ हैं जिनको अपने उच्चारण के लिए अन्य ध्वनियों का सहयोग अपेक्षित नहीं है, जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव है। व्यंजन वह ध्वनियाँ हैं जिन्हें उच्चारण के लिए स्वरों का सहयोग अपेक्षित है। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में एक ही वर्ग के 2 स्वर मिलते हैं और परिणाम में दीर्घ स्वर प्राप्त होता है। एक ही वर्ग से तात्पर्य है आ ये एक वर्ग है, ई यह भी एक वर्ग है, ए यह भी एक वर्ग है, ऊ यह भी एक वर्ग है, ओ यह भी एक वर्ग है। दीर्घ संधि के उदाहरण अ वर्ग में, ई वर्ग में और ऊ वर्ग में ही पाए जाते हैं, क्योंकि व्याकरण भाषा के पश्चात बनता है, भाषा के अध्ययन से बनता है, भाषा के नियमन और मानकीकरण के लिए बनता है। तो व्याकरण के अनुसार भाषा नहीं बनती, भाषा के अनुसार व्याकरण बनता है, क्योंकि भाषा मूलतः समाज की संपत्ति है और समाज में रहते हुए हम उसे सीखते हैं और समाज के प्रभाव के साथ वह परिवर्तित होती रहती है, नित नए रूप रंग बदलती रहती है। इसी कारण से एक भाषा से दूसरी भाषा का जन्म होता है या वह भाषा ही कालांतर में जाकर एक नवीन रूप रंग ग्रहण कर लेती है। हमने भाषा विकास की परंपरा में देखा भी है कैसे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होता हुआ भाषा का प्रवाह हिंदी तक आ गया है। और आज हिंदी में जिस तरह से अंग्रेजी शब्दावली मिल रही है उससे वह दिन दूर नहीं जब हम कोई एक नई भाषा जिसे हम इंग्लिश या अंग्रेजी कहेंगे उसका जन्म होगा। ऐसी परिस्थिति में हिंदी भाषा का जो मूल स्वरूप है वह बना रहे,
मानकीकृत रहे, उसका प्रयत्न व्याकरण करता है। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं। दीर्घ संधि अर्थात परिणाम में दीर्घ स्वर प्राप्त होना, एक ही वर्ग के स्वर मिले और परिणाम में दीर्घ स्वर प्राप्त हो। जैसे अ धन अ बराबर आ, अर्थात लघु अ से लघु अ मिलेगा और परिणाम में दीर्घ स्वर आ प्राप्त होगा। इसके उदाहरण हम देख सकते हैं। युग धन अंतर, युग अ अंतर अ दोनों मिलकर के जो नवीन शब्द बन रहा है उसमें जो ध्वनि सुनाई पड़ रही है वह आ है, युगांतर। दिव्य धन अस्त्र, दिव्य अ अस्त्र का अ, दोनों अ मिलकर दीर्घ स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, दिव्यास्त्र। राष्ट्र धन अध्यक्ष, राष्ट्र का अ अध्यक्ष का अ समीप आते हैं, मिलते हैं और लघु से दीर्घ हो जाते हैं, राष्ट्राध्यक्ष। दिवस धन अंत, दिवस धन अंत, दिवसांत, दिवसांत अर्थात दिवस का अंत होना अर्थात संध्या। अस्त धन अचल, अस्त में त में अ सुनाई पड़ रहा है, अचल का अ, दोनों मिलकर शब्द बनता है अस्ताचल। अचल मन पर्वत, जो स्थिर है, जहाँ पर सूर्य डूबता है उसे प्राय अस्ताचल कहते हैं। उपधन अध्याय उपाध्याय, नयनधन अभिराम नयनाभिराम, सर्वधन अंगीण सर्वांगीण, दिवस धन अवसान दिवसावसान। जो अर्थ दिवसांत का था वही अर्थ दिवसावसान का भी है। और इस शब्द का हिंदी के विद्रोही ओजस्वी कवि, छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बड़ा ही प्रभावी प्रयोग अपनी कविता संध्या सुंदरी में किया है। वे लिखते हैं, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो शब्द व्याकरण से बनते हैं परंतु उनका प्रभावी प्रयोग समाज में साहित्य में होता है और ये प्रयोग ही उन्हें जीवंत बनाए रखता है। क्वथन धन अंक, क्वथनांक जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं उन्हें इस शब्द को सुना होगा। द्रव से गैस बनने का जो बिंदु है उसे क्वथनांक कहते हैं। हस्तधन अंतरण, हस्तांतरण, एक हाथ से जब कोई वस्तु दूसरे हाथ में जाती है तो वह कहलाती है हस्तांतरण। आग्नेय धन अस्त्र, आग्नेयास्त्र। वर्तमान में हम जो मिसाइल विकसित कर रहे हैं वे आग्नेयास्त्र ही तो हैं। उदय धन अचल, अगर अस्ताचल है तो उदयाचल भी है, जिस पर्वत से सूर्य उदय होता है वह उदयाचल है। लोहित धन अंग, लोहितांग, लोहितांग का अर्थ मंगल ग्रह होता है।